अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से क्रॉस द मार्केट एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए एक ऑप्शन निकल करके सामने आता है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के अनुसार फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो चाहे तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से एक्सपोजर रख सकता है। ठीक है, शर्त केवल इतनी है कि इक्विटी मार्केट में मिनिमम 65% एक्सपोजर रखना है, बाकी का 35% वो इक्विटी में भी रख सकता है या फिर डेट में भी रख सकता है। ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अगर आप देखें तो मल्टी कैप कैटेगरी की होती है, लेकिन मल्टी कैप में शर्त यह है कि लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% रखना अनिवार्य है, जबकि ये रिस्ट्रिक्शन फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के साथ नहीं है। अगर फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर चाहे तो पूरा का पूरा 100% पैसा लार्ज कैप में भी रख सकता है, पूरा का पूरा पैसा वो मिड कैप में भी रख सकता है और पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप में भी रख सकता है। यहाँ पर अगर किसी टाइम फ्रेम में कोई एक लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में से कोई एक रैली नहीं दे रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो फंड मैनेजर के ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता है कि आपको मजबूरी में वहाँ पर रखना ही है, बल्कि वो रोटेट कर सकता है। जो रैली दे रही होगी उसमें आपके पैसे को रोटेट करके एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। तो इस कंडीशन की वजह से जो मल्टी कैप है उससे बेहतर ऑप्शन फ्लेक्सी कैप के तौर पर जाना जाता है। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हमारे पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो उनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है, कौन सा आपको म्यूचुअल फंड में, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसको लेकर के एक कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछा गया जो कि श्री प्रीतम सर ने पूछा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्होंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 2 म्यूचुअल फंड का नाम लिया है और इनमें से किसी एक में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहला पराग पारिक को इन्होंने सेलेक्ट किया और दूसरा HDFC का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन पराग पारिक को लेकर के इनके मन में डाउट है, थोड़ा सा डर इस बात को लेकर के है कि ये जहां पर रहते हैं वहां पर पराग पारिक का कोई भी ऑफिस अवेलेबल नहीं है। इस कंडीशन में थोड़ा सा ये डरते हैं कि इस प्रकार के AMC में इन्वेस्टमेंट करना क्या सेफ होगा। अगर आपके भी मन में इस प्रकार का डर बना रहता है और बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि पराग पारिक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और उनको थोड़ा सा डाउट है कि क्या ये जो म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये क्या अंडर परफॉर्मिंग है इस समय, क्या हमें इससे निकल करके किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चले जाना चाहिए। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के साथ ये वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, जितने भी AMCs होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर राज्य के हर शहर में, हर जिले में उसका ऑफिस हो ही। जैसे जब भी आप बात करते हैं किसी एक ऐसे AMC की जो कि बैंक से उनका लगभग नाम जुड़ा हुआ है, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, ICICI म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, इसके ICICI प्रूडेंशियल, उसके बाद से एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, SBI म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड AMC की बात कर लीजिए। तो ये सारे ऐसे AMC हैं जो कि किसी ना किसी बैंक जो पेरेंट कंपनी है उससे इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और अपने कस्टमर तक म्यूचुअल फंड की रीच को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं कि अपने ब्रांचेज में ही ऐसे जो AMCs होती हैं जो बैंक से जुड़ी हुई हैं, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को बैठाते हैं ताकि उस बैंक में आने वाले कस्टमर को वो पिच कर सकें, वो एक नया प्रोडक्ट सेल आउट कर सकें म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन बैंक्स से एसोसिएटेड जो AMC हैं उनके भी उतने ब्रांचेज नहीं है, लेकिन चूंकि इनके बैंक के ब्रांच हर राज्य के हर जिले, हर शहर में अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठता है। तो आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड का वो ऑफिस है, एक्चुअली में वो म्यूचुअल फंड का ऑफिस नहीं है, बल्कि वो बैंक का ब्रांच है। और अगर हम लोग बात करें किसी एक ऐसे AMC की, जैसे आप अपने एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मतलब पराग पारिक AMC की बात कर लीजिए, या फिर अगर आप बात कर लें क्वांट AMC की बात कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम लोग मोतीलाल ओसवाल AMC की बात कर लें, 361 AMC की बात कर लें, तो ये सारे AMC बैंक से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए इनके ब्रांचेज आपको एक्चुअली में देखने को बहुत कम मिलते हैं। अब जो बैंक से जुड़े हुए हैं उनके भी एक्चुअल में ब्रांचेज बहुत कम हैं, लेकिन चूंकि बैंक में ही उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते रहते हैं, इस वजह से आपको लगता है कि वो उनका ब्रांच है। एक्चुअली में वो उनका ब्रांच नहीं होता है, बल्कि वो बैंक का ब्रांच होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि क्या अगर इस प्रकार का ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो इन प्रकार के AMC में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या कोई भी AMC आपके पैसे के साथ फ्रॉड कर सकती है, चाहे वो बैंक से जुड़ी हुई हो या फिर बैंक से ना जुड़ी हुई हो। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 0% चांस है कि आपका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ कोई भी AMC आपके साथ फ्रॉड कर दे। क्यों? क्योंकि जो पैसा आप AMC को दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उस पैसे
को संभालने की जिम्मेदारी एएमसी के पास तो है ही है, साथ ही साथ सारे एएमसी को एक बैंक अलॉट किया गया है जिसे कस्टोडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, कस्टोडियन के नाम से। वो उस म्यूचुअल फंड एएमसी के सारे ट्रांजैक्शंस का देख और रख रखाव करती है ताकि कोई भी फ्रॉड ना किया जा सके। यानी अगर आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट किया तो ऐसा नहीं है कि पराग पारिक एएमसी अगर चाहे तो आपके साथ फ्रॉड कर सकती, नहीं, बल्कि वो कस्टोडियन जो बैंक होगा वो आपके पैसे के सारे डिटेल्स को मेंटेन करती है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। जो कस्टोडियन है इसका पराग पारिक एएमसी का, वो डॉचे बैंक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो पराग पारिक एएमसी चाहकर भी, अगर देखिए ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि ये सारे जो एएमसी होते हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन अगर 1% भी आपके मन में शंका है कि एएमसी आपके साथ फ्रॉड कर रही है या फिर कर सकती है, तो वो भी शंका आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि सारे एएमसी को कोई ना कोई बैंक उनका कस्टोडियन होता है या फिर कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका कस्टोडियन होता है, जो कि उसके सारे ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उन सबके डेटा को मेंटेन करती है और उसमें किसी भी इस प्रकार की गलतियों को वो शॉर्ट आउट करती है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के एएमसी, चाहे उसके ब्रांच आपके घर के आसपास हो या ना हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही होते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप बात करें, म्यूचुअल फंड के एएमसी के ब्रांच में जाकर के आप अपना इंस्टॉलमेंट शायद ही कोई होगा जो पे करता होगा। 99.999% सारा जो ट्रांजैक्शंस होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस म्यूचुअल फंड में, वो ऑनलाइन ही होता है। तो ब्रांच अवेलेबल हो या ना हो, आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। चलिए अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में से दोनों के परफॉर्मेंस को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। अगर एक साल के रिटर्न की मैं बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ब्लू वाली जो लाइन है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की है और ग्रीन वाली जो लाइन है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की है। तो एक साल के डेटा के हिसाब से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, लगभग 6% का ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। वहीं पर मैं और टाइम फ्रेम को बढ़ाता हूं, 3 साल कर देता हूं। 3 साल में आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया हुआ है। 5 साल के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस लगभग 1.5% के आसपास आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड से। इसके अलावा कुछ और अगर पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो पराग जो एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा है पराग पारिक का एक्सपेंस रेशियो 0.63 का है और एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो 0.77 का है। यानी कि सालाना आपको ज़्यादा चार्ज पे करना होगा एक्सपेंस रेशियो के तौर पर एचडीएफसी में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके कब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो पराग पारिक जो फंड स्टार्ट हुआ था वो भी 2013 में हुआ था और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप वो भी 2013 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर फंड साइज की बात करें तो एचडीएफसी का फंड साइज 66,225 करोड़ का है और पराग पारिक का फंड साइज लगभग 82,500 करोड़ का है, जो कि फंड साइज में पराग पारिक कहीं आगे निकल जाता है एचडीएफसी से। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें एग्जिट लोड की, तो 1 साल के अंदर अगर आप एचडीएफसी से पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जबकि पराग पारिक अपने वेबसाइट पर खुद मेंशन करते हैं कि आप कम से कम 5 साल का टाइम होराइजन लेकर के पराग पारिक में आइएगा और इसी वजह से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर रुके रहें। इसलिए ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आप 10% से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट का निकालते हैं 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर, तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप 730 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं 365 के बाद और 730 दिन, यानी 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी 2 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और वहीं पर एचडीएफसी में अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का, मतलब कि पराग पारिक में आपको 2 साल का यहाँ पर रोक का जा रहा है 1% आपसे एग्जिट लोड लेकर के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, वैसे भी म्यूचुअल फंड में जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए तो शायद नहीं आते होंगे, कम से कम 4 साल 5 साल 10 साल के लिए ही आप आते होंगे। तो यहाँ पर एग्जिट लोड का बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं टॉप परफॉर्मिंग जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं अगर 1 साल के रिटर्न के हिसाब से अरेंज करता हूँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1 साल में रिटर्न के मामले में टॉप 5 में ना तो पराग पारिक आ रहा है और ना ही एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप आ रहा है। वहीं पर
3 साल मैं टाइम फ्रेम कर देता हूं। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए 3 साल के टाइम फ्रेम में HDFC फ्लेक्सी कैप रिटर्न के मामले में दूसरे नंबर पर टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। और इस टाइम फ्रेम को और मैं बढ़ा देता हूं 5 साल के लिए, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अब पराग पारिक जो है वो टॉप 5 में तीसरे नंबर पर आ जा रहा है और HDFC का फ्लेक्सी कैप टॉप 5 में चौथे नंबर पर आ जा रहा है। यानी कि जितना टाइम फ्रेम आप बढ़ाते चले जाएंगे पराग पारिक का परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता जाएगा HDFC की तुलना में। HDFC के फ्लेक्सी कैप की अगर हम लोग सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें, यानी जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से रिटर्न की बात करें, तो 18% एनुअलाइज्ड रिटर्न ये बना करके दिया हुआ है, 18%। वहीं पर अगर हम लोग पराग पारिक की बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के द्वारा सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न दिया गया वो 21% का। तो नो डाउट यहाँ से आप अब एक परसेप्शन बना सकते हैं कि 1 साल की बात हो, 3 साल की बात हो, 5 साल का बात हो, तो ये सभी छोटे छोटे टाइम फ्रेम में 1 साल 3 साल में भले HDFC का परफॉर्मेंस पराग पारिक से अच्छा है, लेकिन जब आप सिंस इंसेप्शन की बात करते हैं यानी जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से पराग पारिक कहीं आगे निकल जाता है HDFC म्यूचुअल फंड से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, क्योंकि HDFC का 18% है सिंस इंसेप्शन और इसका 21% है पराग पारिक का। 3% ज़्यादा रिटर्न ये आपको बना करके दे रहा है लॉन्ग टर्म की जब बात आती है। ठीक है, पराग पारिक के अगर हम लोग टर्न ओवर रेशियो की बात करें तो इनका टर्न ओवर रेशियो बहुत कम है, बहुत कम। टर्न ओवर रेशियो हमें ये बताता है कि 1 साल के अंदर में ये अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें कितना परिवर्तन करते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो अगर टर्न ओवर रेशियो बहुत कम है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत कम ही अपने स्टॉक्स में परिवर्तन करते हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है वो एक ऐसे स्टॉक को पिक करता है जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, भले वो आज मोमेंटम में ना हो लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनाने की कैपेबिलिटी उस स्टॉक में है, तभी वो अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो होती है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, यानी आज भले आपका रिटर्न ना बन रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे जो स्टॉक्स होंगे वो अच्छा रिटर्न बना करके देते हैं। इसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तौर पर इनका लॉन्ग टर्म में रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 21% का है, जबकि HDFC का अगर आप देखेंगे तो 18% का है। यानी कि लॉन्ग टर्म में जो इनकी स्ट्रेटजी है वो अच्छे तरीके से काम करती है। वहीं पर अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप की, तो इनका जो टर्नओवर रेशियो है, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, इनका टर्नओवर रेशियो जो है वो 33.99 है। तो इनका भी टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पराग पारिक से कहीं ज़्यादा ये माना जाएगा। पराग पारिक से उनका लगभग 8 दशमलव समथिंग था, इसका 33 है, यानी कि लगभग 4 गुना है। यानी कि ये अपने स्टॉक्स में पराग पारिक से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंजेस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मोमेंटम स्ट्रेटेजिक अप्रोच को अपनाते हैं और इसी वजह से शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो कहीं आगे निकल जाता है इस HDFC से। HDFC के रिटर्न की अगर हम लोग बात करें, इनके बेंचमार्क से तुलना करें और इनके कैटेगरी एवरेज से तुलना करें, तो HDFC का रिटर्न आप देखेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को और अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। HDFC का ये रिटर्न है, देख सकते हैं आप, सभी टाइम फ्रेम में ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। पिछले 1 मंथ की अगर हम लोग बात करें तो जो इनका बेंचमार्क है वो निगेटिव में रिटर्न दिया था और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज भी निगेटिव में था और इसने माइनस में रिटर्न दिया था लेकिन 0 का। यानी कि ये बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज से भी और अपने बेंचमार्क से भी। ये HDFC का है। अब एक बार पराग पारिक की बात कर लेते हैं। पराग पारिक का रिटर्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बेंचमार्क का रिटर्न है और ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एवरेज का रिटर्न है। तो 1 मंथ में जो इनका रिटर्न अगर आप देखेंगे पराग पारिक का, तो वो HDFC से भी कहीं बेहतर है। HDFC का माइनस में 0.0% था और इसका प्लस में 1.4% है, जो कि कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क से कहीं ज़्यादा है। ये माइनस में और ये प्लस में है। पहले ये माइनस से घट करके 0 पर आएगा, उसके बाद प्लस में चढ़ेगा। आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि इसका रिटर्न जो पराग पारिक है उसका रिटर्न जो है वो HDFC से भी बेहतर आया हुआ है पिछले 1 मंथ की जब बात की जाती है। अगर हम लोग बात करें 3 मंथ की, तो 3 मंथ में ये अपने बेंचमार्क को तो बीट कर ही रहा है पराग पारिक और अपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एवरेज को भी बीट कर पा रहा है। तो 1 महीने और 3 महीने में अगर जो लोग ये दावा करते हैं कि इनका रिटर्न जो है वो निगेटिव तौर पर प्रभावित हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये अपने कैटेगरी को भी बीट कर रहा है और एवरेज को भी बीट कर पा रहा है। अगर 6 मंथ का अगर हम लोग डेटा देखें तो अपने बेंचमार्क को ये बीट कर पा रहा है लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। हमारा परफॉर्मेंस जो चेक करने का मेन रीजन है वो बेंचमार्क से है। देखिए, कैटेगरी एवरेज भले आज ना बीट कर पा रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है कि पिछले 10 साल से ये रिटर्न बना करके दे रहे हैं एनुअलाइज्ड
21% का। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म में अपने आप को प्रूफ किया हुआ है, और अगर बेंचमार्क को ये बीट कर पा रहे हैं तो इसे आप अंडर परफॉर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि कैटेगरी एवरेज तो आज भले ना बीट कर पा रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में, अगर हम लोग बात करें 6 महीने 1 साल, लेकिन जब बात आएगी 10 साल 15 साल 7 साल 8 साल, तो इन्होंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है। तो अगर अपनी बेंचमार्क को ये बीट कर पा रहे हैं तो ये अंडर परफॉर्म नहीं कहा जा सकता। 1 साल का अगर मैं रिटर्न दिखाऊं तो ये अपने बेंचमार्क को भी बीट कर पा रहे हैं, हालांकि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो अपने कैटेगरी एवरेज को और बेंचमार्क को भी बड़े मार्जिन से बीट करते हैं। 5 साल की बात करूं तो अपने कैटेगरी एवरेज को और अपने बेंचमार्क दोनों को एक अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो कहीं से भी इसे अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड नहीं कहा जा सकता। अपने बेंचमार्क को हर एक टाइम फ्रेम में इसने बीट किया हुआ है। पराग पारिक के अगर फंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इनका इक्विटी में जो एक्सपोजर है वो 81% का है, और डेट और कैश में इनका एक्सपोजर 18.7% का है। इन्होंने अपना एक्सपोजर डेट में भी ले रखा है। डेट में एक्सपोजर का मतलब कि जब भी मार्केट अगर हम लोग इक्विटी की बात करें, जब ओवर वैल्यूड हो जाती है और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि यहाँ से मार्केट में करेक्शन हो सकता है, तो वो अपना कुछ पोर्शन डेट में डाल देती है, ताकि मार्केट जब निगेटिव रिटर्न दे तो उस दौरान ये जो डेट वाला पोर्शन है वो फिक्स 7-8% हमें पॉजिटिव रिटर्न देगा। तो ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड करता है और आपका पूरा रिटर्न निगेटिव में जाने से बचाता है। ठीक है, यही कारण है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे 1 महीने में जो HDFC था वो 0% या फिर निगेटिव में रिटर्न दे रहा था, लेकिन पराग पारिक जो है वो आपको पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा था, क्योंकि इक्विटी वाला जो पोर्शन था वो भले निगेटिव में गया, लेकिन जो डेट वाला पोर्शन था वो आपको पॉजिटिव में रिटर्न बना करके दे रहा था। अब अगर इक्विटी में इनके एक्सपोजर की बात करें तो लार्ज कैप में ये 60% के आसपास एक्सपोजर लेकर के रखे हुए हैं, मिड कैप में ये 5.5% और स्मॉल कैप में ये लगभग 4.5% का एक्सपोजर ले करके रखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेट वाला पार्ट था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये मैं आपको पराग पारिक का दिखा रहा था। अब चलते हैं HDFC पर। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये HDFC का है, जिसमें 84% इक्विटी में एक्सपोजर है, बाकी डेट और कैश में है। अब ये डेट और कैश को एक साथ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट नहीं पता पड़ पा रहा है कि डेट में कितना है और कैश में कितना है। तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट करके देखेंगे। इससे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो लार्ज कैप में इन्होंने अपना एक्सपोजर काफ़ी बढ़ा लिया है, 74% कर लिया है, स्मॉल कैप में लगभग 10% और मिड कैप में सिर्फ 2.5% इन्होंने एक्सपोजर रखा हुआ है। तो अभी आप लोग देखेंगे कि जो लार्ज कैप है वो फेयर वैल्यूड या फिर स्लाइटली ओवर वैल्यूड कहा जा रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हाई हो चुकी है। इसी वजह से जितना भी एक्सपोजर है वो अपना एक्सपोजर लार्ज कैप में जितने भी AMC हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, HDFC के अगर फंड डिस्ट्रीब्यूशन में डेट का और कैश का कंट्रीब्यूशन अगर मैं आपको दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। होल्डिंग एनालिसिस में देखिए इक्विटी का एक्सपोजर 87.1% का है, और कैश में इन्होंने अपनी होल्डिंग ज़्यादा रखी है और डेट में 1% से भी कम अपनी होल्डिंग रख रहे हैं। ये HDFC का है, ध्यान दीजिएगा। HDFC में डेट में एक्सपोजर बहुत कम है और कैश में इनकी होल्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि इनका ये मानना हो सकता है कि मार्केट में बहुत हैवी करेक्शन है और इस वजह से ये कैश को ज़्यादा होल्ड करके रखे हुए हैं, ताकि करेक्शन पीरियड में ये अपने इक्विटी के एक्सपोजर को और ज़्यादा बढ़ा पाए। इन्होंने डेट में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रखा हुआ है, जबकि अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊं डेट और कैश के होल्डिंग पराग पारिक में, आप अपने स्क्रीन पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को देख पा रहे होंगे। और अगर मैं इनके फंड एनालिसिस की बात करता हूं, होल्डिंग एनालिसिस की, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। यहाँ पर कैश में इनकी होल्डिंग बहुत कम है और डेट में इनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, जबकि HDFC में डेट की होल्डिंग कम थी और कैश की होल्डिंग ज़्यादा थी। ये जो डेट है वो बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये 1 महीने में निगेटिव रिटर्न ना देकर के पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो रही होगी कि यहाँ पर डाउन साइड प्रोटेक्शन पराग पारिक में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि HDFC में जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो कम देखने को मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वो आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर ज़्यादा रख रखा है और इक्विटी में उन्होंने अपना एक्सपोजर जो है वो लगभग 87% रख रखा हुआ है। अब कितना भी डेट में आप पैसा रख लीजिए, लेकिन इक्विटी इससे अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो इस वजह से 3 साल में और 1 साल में इनका रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा होगा HDFC का, और पराग पारिक का रिटर्न 1 साल में और 3 साल में HDFC की तुलना में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब 5 साल की बात आती है तो पराग पारिक का रिटर्न HDFC को भी बीट कर देता है, और जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो HDFC से
पराग पारिक 3% एनुअलाइज्ड रिटर्न के मामले में आगे निकल जाता है। अब ये तो सारी टेक्निकल बातें हो गई। इसके बाद से अब हम लोग बात कर लें अल्फा और बीटा के बारे में, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि कौन सा फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो अगर मैं आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, पहले मैं पराग पारिक की बात करूंगा। पराग पारिक का जो बीटा है वो 0.72 का है। बीटा हमें ये बताता है कि ये अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना वोलेटाइल होगा। इनका जो अल्फा है वो 3.82 का है। अल्फा हमें ये बताता है कि अपने बेंचमार्क की तुलना में ये कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा पराग पारिक में 3.82 का है, तो एचडीएफसी में इससे ज़्यादा ही होगा, तभी तो वो कम टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं एचडीएफसी की, अल्फा और बीटा के बारे में कंपेयर कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर एचडीएफसी का बीटा अगर आप देखेंगे तो वो पराग पारिक के बीटा से ज़्यादा है, यानी कि ये फंड जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा पराग पारिक से। अब जब ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा वोलेटाइल क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्विटी का एक्सपोजर यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा रख रखा हुआ है पराग पारिक की तुलना में, और वहीं पर अल्फा भी ज़्यादा है। जब इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपका अल्फा ज़्यादा जनरेट करके देगा, और वैसे भी इसमें स्मॉल कैप में एक्सपोजर पराग पारिक की तुलना में ज़्यादा है। स्मॉल कैप आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अच्छा रिटर्न बना करके देगा, लेकिन वो वोलेटिलिटी को बढ़ा देता है। यही रीजन है कि इनकी वोलेटिलिटी भी हाई है और अल्फा भी इनका हाई है। ठीक है, अब जो नॉर्मल रिटर्न होता है उससे कहीं बेहतर रोलिंग रिटर्न हमें बताता है किसी भी फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? जैसे कि ये दोनों फंड अगर हम लोग बात करें 10 साल का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि जब ये फंड स्टार्ट हुआ था उससे 10 साल तक इसने कितना रिटर्न दिया है। अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग देखें, जैसे कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम हम लोग बांट दें, और आज हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का रिटर्न किसका कैसा है। अगर आज से 6 महीने पहले के डेटा के हिसाब से 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न देखें, उससे 6 महीने पहले, उससे 3 महीने पहले, उससे 5 महीने पहले, उससे 4 महीने पहले, ऐसे कर करके अगर हम लोग रिटर्न देखें तो एग्जैक्टली हमें अलग अलग टाइम फ्रेम में दोनों के रिटर्न के बारे में बेहतर पता चल पाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं रोलिंग रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर रोलिंग रिटर्न का अगर मैं 8 साल का रिकॉर्ड आपको दिखाता हूं, 30 मई 2016 से लेकर के 18 सितंबर 2024 तक का मैं डेटा दिखाता हूं, और रोलिंग रिटर्न मैंने 3 वर्ष का ले रखा है, यानी कि हर एक 3 साल के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, इन पिछले 8 सालों में 2016 से लेकर के 2024 तक जो एवरेज रिटर्न पराग पारिक ने दिया है वो 17.66% का दिया है। वहीं पर एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने 14.55 का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 8 साल का मैं बता रहा हूँ, जबकि 21% जो आपका देख रहे थे वो सिंस इंसेप्शन था। सिंस इंसेप्शन यानी कि 2013 से रिटर्न था, जबकि मैं रिटर्न आपको 2016 से दिखा रहा हूँ। ये एग्जैक्टली आपको पता चल पाएगा क्योंकि इसी के टाइम फ्रेम के बीच में आपका कोरोना काल का भी पीरियड आया था जिसमें हैवी करेक्शन देखने को मिला था। तो ये सारी टेक्निकल डेटा आपको और ज़्यादा एनालिसिस करने में मदद करेंगे। तो पराग पारिक ने आपको एवरेज ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया हुआ है एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप की तुलना में। वहीं पर अगर हम लोग देखें पराग पारिक का जो मैक्सिमम रिटर्न गया था वो 36.29% का गया था, और एचडीएफसी का 39.35 का गया था। मिनिमम रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो एचडीएफसी का मिनिमम रिटर्न इस टाइम फ्रेम में 2016 से 2024 के बीच में माइनस का 8.44% गया था, और इसका पॉइंट में 0.7% गया था। अब अगर हम लोग बात करें कि 0% से नीचे कितनी बार रिटर्न पराग पारिक ने दिया है, तो 100 में से एक बार भी इसने 0 से नीचे रिटर्न नहीं दिया है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि पराग पारिक कभी नेगेटिव में गया ही नहीं। ये बात हो रही है इस टाइम फ्रेम की, 2016 से 2024 के टाइम फ्रेम की बात हो रही है, और एचडीएफसी जो है वो 0% से नीचे 8 बार गया है, 100 में से 8 बार गया हुआ है। 0 से 10% के रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 20 बार एचडीएफसी 0 से 10% का रिटर्न दिया हुआ है, वहीं पर पराग पारिक लगभग 5 बार रिटर्न दिया हुआ है। 10 से 20% रिटर्न की बात करें तो पराग पारिक देखिए 55 बार आपका 10 से 20% के बीच में रिटर्न दिया है, वहीं पर 48% रिटर्न दिया हुआ है एचडीएफसी बैंक, यानी 100 में से 48 बार एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने 10 से 20% के बीच का रिटर्न बना करके दिया हुआ है इस टाइम फ्रेम में। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, वहीं पर अगर 20 से 30% की बात करें, 20 से 30% की, तो अब आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, इनका जो कैटेगरी एवरेज है वो 17 का है, और 10 से 20 की बात करें या फिर 20 से 30 की तो वो लगभग 17 के एवरेज के बराबर आता है। तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनका जो एचडीएफसी की तुलना में जो इनका परफॉर्मेंस है वो अपने एवरेज के आसपास ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा कंसिस्टेंट बोला जाएगा एचडीएफसी की तुलना में। ये डेटा हमें ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और मोर देन 30% आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस टाइम फ्रेम में 6 बार एचडीएफसी ने दिया है, और लगभग 4 बार 3.5 बार पराग पारिक ने दिया है। अब अगर मैं 1 साल 3 साल का रिटर्न
मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, तो एचडीएफसी ने उसने आउट परफॉर्म किया है पराग पारी को, इसी वजह से मोर देन 30% में इनका नाम ज़्यादा बार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मर की बात करेंगे तो एचडीएफसी से कंसिस्टेंट ज़्यादा पराग पारी का परफॉर्मेंस रहा है। अब अलग अलग टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर आपको चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने क्वार्टरली डेटा को सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि हर 3 महीने में, जैसे अभी 18 सितंबर 2024 के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद से 28 जून 2024 के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद से मार्च 2024 के हिसाब से देखेंगे। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के रिटर्न को हम लोग कंपेयर करेंगे अलग अलग डेट के हिसाब से। तो पराग पारी का अगर हम लोग 18 सितंबर की बात करें तो 1 साल में इनका परफॉर्मेंस एचडीएफसी से कम आया हुआ है। देखिए एचडीएफसी नीचे वाला है और ऊपर वाला पराग पारी का है। तो देखिए 1 साल में कम आया हुआ है, 3 साल में भी कम आया हुआ है, और लॉन्ग टर्म की बात करें 5 साल और 7 साल की, तो पराग पारी का परफॉर्मेंस ज़्यादा आया हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जून 2024 में, तो पराग पारी का जो परफॉर्मेंस था 1 साल में डाउन है, 3 साल में देखेंगे तो भी डाउन है, और वहीं पर 5 साल और 7 साल के फ्रेम में देखेंगे तो पराग पारी का परफॉर्मेंस एचडीएफसी से ऊपर है। वहीं पर अगर मार्च 2024 की बात करेंगे तो पराग पारी का जो रिटर्न है 1 साल में वो डाउन है एचडीएफसी से, और 3 साल में भी डाउन है। वहीं पर 5 साल और 7 साल में देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस एचडीएफसी से ऊपर है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें 2023 दिसंबर की बात करेंगे, उस समय अगर आप देखते तो पराग पारी का जो रिटर्न था 1 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से एचडीएफसी से ज़्यादा था। 3 साल में पराग पारी का कम है, और उसके बाद से 5 साल और 7 साल में पराग पारी का परफॉर्मेंस एचडीएफसी से अच्छा था। सितंबर 2023 की बात करेंगे तो पराग पारी का परफॉर्मेंस आप अपने स्क्रीन पर देखिए लगभग बराबर देखने को मिल रहा है, लगभग बराबर देखने को मिल रहा है 1 साल के टाइम फ्रेम में। 3 साल के टाइम फ्रेम में पराग पारी का कम था, 5 साल में अच्छा था, और 7 साल में अच्छा था। अगर जून 2023 में देखते, ध्यान से देखिएगा जून 2023 में, तो यहाँ पर पराग पारी का 1 साल का रिटर्न कम है, 3 साल का रिटर्न भी कम है, 5 साल और 7 साल का रिटर्न इनका ज़्यादा था एचडीएफसी की तुलना में। वहीं पर अगर हम लोग बात करें मार्च 2023 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पराग पारी का परफॉर्मेंस 1 साल में बहुत कम था, और यहाँ पर एचडीएफसी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 3 साल में तो लगभग यहाँ पर समान रिटर्न आ रहा था। 5 साल की बात करेंगे तो पराग पारी का परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दोनों 5 साल और 7 साल में ज़्यादा देखने को मिल रहा था। दिसंबर 2022 की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे, दिसंबर 2022, तो यहाँ पर पराग पारी निगेटिव में रिटर्न दे रहा था और एचडीएफसी पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा था। वहीं पर 3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पराग पारी अब आगे निकल रहा है, और 5 साल और 7 साल में भी आपको आगे दिख रहा होगा। वहीं पर अगर 22 की बात करें सितंबर में, तो यहाँ पर पराग पारी का माइनस में रिटर्न था और इसका पॉजिटिव में रिटर्न था, और 3 साल के टाइम फ्रेम में और 5 साल और 7 साल में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। अब थोड़ा सा मैं और आपको पहले लेकर के चलता हूँ, कोरोना के समय में लेकर के चलता हूँ, जहाँ से आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन के बारे में पता चलेगा कि जब मार्केट में हैवी करेक्शन आता है किसी भी कारणवश, तब कैसा किसका परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग आ चुके हैं 2020 में, और 2020 की अगर हम लोग बात करें, फरवरी में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से मार्च तक हैवी करेक्शन देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मार्च 2020 के रिटर्न के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पराग पारी का जो रिटर्न गया था वो निगेटिव में 15.73 गया था, और एचडीएफसी का निगेटिव में -32.81 गया था। अब मान लीजिए निगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअली में छोटी मानी जाएगी। कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर आपके पास 15 रुपये का उधार है और किसी के पास 32 रुपये का उधार है, तो ज़्यादा किसको चुकाना है, ज़्यादा इसको चुकाना है, यानी ये कम माना जाएगा। भले आपको ये न्यूमेरिक डेटा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन निगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है एक्चुअली में वो कम होती है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जब मार्केट में हैवी करेक्शन हुआ कोरोना की वजह से, उस समय पराग पारी का परफॉर्मेंस अच्छा था एचडीएफसी की तुलना में, क्योंकि एचडीएफसी ज़्यादा गिरा और पराग पारी कम गिरा। इसी तरीके से 3 साल का रिटर्न अगर उस डेट में देखते हैं मार्च 2020 में, तो 3 साल के टाइम फ्रेम में ये पराग एचडीएफसी जो है वो निगेटिव में 5.5% का रिटर्न दे रहा था, जबकि ये आपको पॉजिटिव में 2.5% का रिटर्न दे रहा था। वहीं पर एचडीएफसी का अगर उस टाइम फ्रेम में 2020 मार्च में अगर 5 साल का रिटर्न देखते तो ये 0.5% निगेटिव में रिटर्न चल रहा था, जबकि ये आपको पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा था। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि जब मार्केट में हैवी करेक्शन आता है तो पराग पारी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है एचडीएफसी की तुलना में। वहीं पर अगर इसका मैं आपको जून 2020 का डेटा दिखाऊं तो इस समय एचडीएफसी का रिटर्न 1 साल का माइनस में लगभग 24% का था, और पराग पारी पॉजिटिव में 5.5% आपको रिटर्न दे रहा था। 3 साल का रिटर्न अगर उस डेट की मैं बात करूं तो एचडीएफसी का माइनस में था और इसका लगभग 9% पॉजिटिव में था।
5 साल की बात करें, 7 साल की बात करें, तो सारे टाइम फ्रेम में पराग पारिक बीट कर पा रहा था एचडीएफसी को। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा था जब मार्केट में हैवी करेक्शन था कोरोना की वजह से। इसके बाद से अगर हम लोग सितंबर 2020 की बात करें तो यहां पर पराग पारिक पॉजिटिव में 24% का रिटर्न दे रहा था 1 साल का, और एचडीएफसी जो है वो निगेटिव में रिटर्न दे रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पराग पारिक जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, यानी वो ऐसे स्टॉक को पिक करता है जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है और वो अपने टर्नओवर में बहुत कम अपने स्टॉक को परिवर्तित करता है। जब फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी बात है उनके जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स होंगे वो अच्छे से एनालाइज करके उस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। और एचडीएफसी जो है वो उतना, अगर हम लोग देखें तो नो डाउट इन्होंने भी फंडामेंटल चेक जरूर किया होगा, लेकिन ये इनका टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि ये मोमेंटम वाले स्टॉक को ज़्यादा पिक कर रहे थे। इस वजह से ऐसे स्टॉक जो मोमेंटम में थे, हो सकता है वो उस समय हैवी करेक्शन में उनमें बबल बना हो और वो तेजी से नीचे गिर रहा हो। इसी वजह से एचडीएफसी जो है वो निगेटिव में रिटर्न दे रहा है, जबकि पराग पारिक पॉजिटिव में, और वो भी अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहा है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो पराग पारिक आपको बेहतर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखेगा एचडीएफसी की तुलना में। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर एक पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूं कि दोनों में से अगर एक फंड आपको लेना रहे, तो अगर आप डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहते हैं जब मार्केट में करेक्शन हो, तो उस समय आपका ये जो म्यूचुअल फंड है वो कम गिरे, तो आपके लिए पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नो डाउट आपको शॉर्ट टर्म में जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल के फ्रेम में आपको थोड़ा सा कम रिटर्न बना करके दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर सकता है किसी भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब मार्केट में हैवी करेक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट आपको बेहतर दिखेगा सारे फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से, क्योंकि इनके वैल्यू इन्वेस्टिंग की वजह से वो स्टॉक्स जो इन्होंने पिक किया हुआ है वो कम गिरते हैं, और इनके तुलना में जो मोमेंटम वाले स्टॉक चुने गए हैं वो ज़्यादा गिरते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ऑप्शन बेहतर हो सकता है, और रिस्क को कम करते हुए लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।